हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इससे पहले का चैप्टर हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम ये चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि व्यापार से मतलब जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने व्यापार से सत्ता अपनी कैसे स्थापित करी भारत में। वो जब भारत में आई थी तो व्यापार के दृष्टिकोण से आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत में कब्जा करना शुरू करा और अपनी सत्ता स्थापित करी। उसी का हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। मतलब जो मुग़ल बादशाह हुए उसमें औरंगज़ेब जो थे वो आखिरी शक्तिशाली मुग़ल बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मतलब जो आज का भारत है उसके एक बहुत बड़े हिस्से पर उनका नियंत्रण स्थापित हो चुका था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार अपनी ताकत दिखलाने लगे। मतलब जब 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार जो थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जो सूबेदार और ज़मींदार थे उन्होंने क्या करा, अपनी क्षेत्रीय रियासतों को कायम कर लिया। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। मतलब दिल्ली जो थी उस टाइम में राजधानी थी, और जैसे जैसे क्षेत्रीय ताकतें रियासतों के रूप में सामने आने लगी तो फिर दिल्ली ज़्यादा समय तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। मतलब 18वीं सदी तक एक अंग्रेज़ भी आ चुके थे और उनके एक ताकत के रूप में वो उभरने लगे थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। मतलब जैसा कि मैंने अध्याय की शुरुआत में बताया था, अंग्रेज़ जो भारत आए वो एक व्यापार के उद्देश्य से आए, लेकिन धीरे धीरे व्यापार के साथ उन्होंने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया और एक अपनी सत्ता स्थापित करी। और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मतलब जब वे शुरू में आए थे तो वो इलाकों पर कब्जा नहीं करना चाहते थे। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि ये कैसा हुआ, और इसी का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व यानी पूर्व दिशा की बात हो रही है यहाँ पर। सन 1600 से में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। यह आपको याद रखना है कि कब इजाज़तनामा हासिल करा। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो थी उसने क्या करा, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से इजाज़तनामा, जिसको चार्टर कहते थे, वो हासिल कर लिया। अब इस इजाज़तनामे का महत्व समझिए आप। इस इजाज़तनामे से यह था कि जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का महत्व यह था कि ब्रिटिश जो कंपनियां थी, इंग्लैंड की जो कंपनियां थी, उनमें से केवल यही कंपनियां पूर्व से व्यापार कर सकती थी और दूसरी कोई भी कंपनी पूर्व से व्यापार नहीं कर सकती थी। ये खाली सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की ही कंपनियों पर लागू होता था, ना कि फ्रांस और जर्मनी की। ये जो कंपनियां ये कर सकती थी, बल्कि खाली ब्रिटिश जो कंपनियां थी वो नहीं कर सकती थी। उसमें किसको एकाधिकार मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस इजाज़तनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में महंगी कीमत पर बेच सकते थे। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापार कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, क्योंकि अब कंपनी को व्यापार में एकाधिकार का अधिकार मिल चुका था। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थीं। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा दामों पर बेच सकते थे। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जैसा कि मैंने बताया था, ये जो शाही दस्तावेज था ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक लागू था, किस कंपनी तक? ब्रिटिश कंपनियों तक ही लागू था, बल्कि यूरोप की दूसरी ताकत जो थे उन पर यह लागू नहीं होता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को
छूते हुए केप ऑफ गुड होप होकर चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। मतलब जब तक अफ्रीका के नीचे से होते हुए ये घूम के आते हिंद महासागर तक, उससे पहले ही पुर्तगालियों ने भारत के तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। मतलब वे भारत तक पहुंच चुके थे। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना ठिकाना बनाया? गोवा में। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। इस समुद्री मार्ग का पता कब लगाया? 1498 में। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। मतलब यूरोप के जो ये अलग अलग देश थे, इन सब देशों की कंपनियां भी भारत तक पहुंचने लगी थी। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोप के जो बाज़ार थे उसमें क्या था, भारत में बारीक सूती कपड़ा बनता था और रेशम की वहाँ ज़बरदस्त मांग थी। साथ ही काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी आदि जो ये मसाले हैं, इनकी भी वहाँ पर ज़बरदस्त मांग रहती थी। और ये सारी कंपनियाँ जो थी इन्हीं चीज़ों को खरीदना चाहती थी। इससे क्या होता, भारत के बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती और इन चीज़ों की कीमत दुगनी हो जाती। यूरोपीय इसलिए भारत उस समय व्यापार से मुनाफा कमाया करता था। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा भी गिरने लगा। मतलब अब जो ब्रिटिश कंपनियों को, ये यूरोपीय कंपनियों को मुनाफा मिलता था वो गिरने लगा था। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी इनके टकराव बढ़ने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। जो कंपनी थी वो शुरुआत में सिर्फ व्यापार करना चाहती थी, धीरे धीरे उसने ये अनुभव करा कि व्यापार और राजनीति दोनों अलग नहीं रह सकते, इसलिए कंपनी की मुश्किलें बढ़ने लगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। जो भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में एक वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ें जो थी उनको रखा जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर में जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे, यहीं पर क्या थे, उसके दफ्तर थे जिनमें कौन बैठते थे, कंपनी के अफसर बैठा करते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे कंपनी का व्यापार फैलता गया तो कंपनी ने अपनी जो किलेबंद कर लिया था उसने उसके आसपास बसने के लिए सौदागरों और व्यापारियों को राज़ी करा। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मींदारी भी खरीद ली थी। इनमें से एक गांव कालिकाता था जो बाद में कलकत्ता बना और अब इसको क्या कहा जाता है, कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। मतलब बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकती थी कंपनी, ऐसा फरमान औरंगज़ेब से जारी करने के लिए उन्होंने औरंगज़ेब को तैयार कर लिया था। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें
हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगज़ेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, लेकिन जो कंपनी के अधिकारी थे वो भी इस फरमान के ज़रिए व्यापार करने लगे। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते हैं उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन वे भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई थी। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।